1956 के अंदर पंजाब में कुछ ब्रिटिश इंजीनियर्स एक रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहे होते हैं। वहाँ पे उन्हें कुछ पुराने खंडर के अवशेष मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे उनके काम की चीज़ उन्हें मिल जाती है, जो थी पक्की ईंटें, और वो उन्हीं ईंटों को लेकर रेलवे ट्रैक पे बिछाने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये बात पता लगने लगती है कि ये कोई छोटा खंडर नहीं, बल्कि एक कोई एशियंट पूरी सिटी है। और जब ये बात उस समय के एएसआई के डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम को पता लगती है, तो वो निकल पड़ते हैं उस प्राचीन शहर की खोज के लिए। वो वहाँ पर जाके एक्सकावेशन करते हैं, उसमें उन्हें कुछ सील मिलती हैं और कुछ जानवरों के अवशेष मिलते हैं। लेकिन अभी तक इतना ज़्यादा वहाँ पे कुछ नहीं मिल पाया था जो कि उस सिविलाइजेशन को डिकोड कर सके। लेकिन इसी चीज़ को जॉन मार्शल, जो कि एएसआई के डायरेक्टर बनते हैं 1902 के अंदर, वो कंटिन्यू करते हैं। वो इन साइट का एक्सकावेशन को जारी करते हैं और फाइनली 1921 और 22 के अंदर दो शहर, जो कि मोहनजोदारो और हड़प्पा थे, उन्हें खोज लिया जाता है। और सर जॉन मार्शल इसको नाम देते हैं द ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी इंडस रिवर के बैंक पे थी। और हिंदी में इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि इंडस रिवर को ही हिंदी में सिंधु नदी भी बोला गया है। आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने समय की बाकी की सिविलाइजेशनों से कैसे ज़्यादा अर्बन थी या एडवांस थी। लेकिन इस वीडियो में हम किसी भी सिविलाइजेशन से इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंपैरिजन नहीं करेंगे, बल्कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर की जो आर्ट एंड क्राफ्ट था, या फिर टाउन प्लानिंग थी, या फिर हाउस बिल्डिंग टेक्निक्स थी, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसी थी और कैसे वो सबसे ज़्यादा एडवांस थी। तो हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ की टाउन प्लानिंग की, जो कि इसे सबसे ज़्यादा यूनिक बनाता है बाकी की सिविलाइजेशनों से। यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो करा जाता था उसे ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। मतलब कि पूरा जो शहर होता है वो किसी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह दिखाई देता है। यहाँ पे जो रोड बनती थी वो एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट किया करती थी। मतलब कि जहाँ पे रोड मिलती है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया करती थी। और रोड्स का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ करा जाता था, जिससे कि पूरे शहर को एक ग्रिड लाइक पैटर्न में ढाला जा सके। जो रोड की चौड़ाई हुआ करती थी वो कुछ 10.5 मीटर की हुआ करती थी, और जो लंबाई होती थी मेन रोड की वो कुछ 800 मीटर की हुआ करती थी। और इन्हीं सब के साथ में जो स्ट्रीट हुआ करती थी उनके बगल में हमें स्ट्रीट लैंप्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब उस टाइम पे भी स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी, और साथ में उन्हीं स्ट्रीट्स में हमें वहाँ पे डस्टबिन्स भी देखने को मिल जाती हैं। मतलब कि प्रॉपर गार्बेज मैनेजमेंट भी यहाँ पे हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे डस्टबिन्स भी थी और साथ में स्ट्रीट लाइट्स भी हमें देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि रोड पे यहाँ पे बिल्कुल भी कचरा नहीं हुआ करता था। आप यहाँ पर खुद सोच समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक अथॉरिटी जरूर रही होगी जो कि इन सारी चीज़ों को मैनेज करती होगी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे ज़्यादा यूनिक फीचर हुआ करता था वो थी यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम, जो कि सारी सिविलाइजेशनों से इसे सबसे ज़्यादा अलग और एडवांस बना देती है। ये लोग बहुत ज़्यादा हाइजीनिक थे, बहुत ज़्यादा हाइजीन को मेंटेन करने वाले थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा। कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जितने भी घर बने थे उन सबके अपने अपने ड्रेनेज चैनल हुआ करते थे, जो आकर मेन ड्रेनेज चैनल से मिला करते थे, जो कि स्ट्रीट के किनारे, जैसे आजकल हम रोड के साइड में नालियाँ देखते हैं, वैसे यहाँ पर भी हुआ करती थी। और यहाँ पे एक लेवल एडवांस था कि वो नाली ऊपर से भी बंद हुआ करती थी। पूरा यहाँ पर जो ड्रेनेज का वर्क होता था अंडरग्राउंड होता था, और साथ में जो यहाँ पे मेन ड्रेनेज का चैनल होता था वहाँ पे एक होल बनाया जाता था, जिसपे कि वहाँ जाकर टाइम टाइम पे उस ड्रेनेज चैनल की सफाई भी की जाती थी। ये जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ये कहीं पे भी हमें दूसरी सिविलाइजेशन में इस टाइम पर देखने को नहीं मिलता। यही चीज़ है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बाकियों से और ज़्यादा बेटर बना देती है। और अब हम बात करते हैं बड़ी बड़ी यहाँ पे ग्रेनरीज मिला करते थे। ग्रेनरीज मतलब एक बड़ा सा वेयर हाउस होता था, वहाँ पे अनाज को स्टोर करा जाता था इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। ये बड़ी बड़ी सिटीज़ में हमें हर जगह देखने को मिल जाता है, जैसे कि कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदारो। इसका जो साइज हुआ करता था वो लगभग 45 मीटर की चौड़ाई और 15 मीटर की लंबाई हुआ करती थी, और स्क्वायर शेप में इन ग्रेनरीज को बनाया जाता था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें जितने भी घर देखने को मिल जाते हैं वो सारे पक्की ईंटों से बनाए हुए होते थे,
जबकि अदर सिविलाइजेशन में जो हमें घर देखने को मिल जाते हैं वो उनकी जो पक्की ईंटें हुआ करती थी वो सूरज की रोशनी में रख के तपाई हुई ईंटें हुआ करती थी। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये बाकायदा एक भट्टे के अंदर ईंटों को तपाया जाता था, जैसे कि आज हम करते हैं। ये जितनी भी यहाँ पे ईंटें बनाई जाती थी इनका स्टैंडर्ड रेशियो होता था। यहाँ पे हमें दो तरीके के घर देखने को मिल जाते हैं, एक छोटे घर और एक बड़े घर। होता क्या था कि जो लोग अमीर होते थे उनके घर बड़े हुआ करते थे और यहाँ की जो हाउस की टेक्निक थी वो लगभग सबकी सेम होती थी। जैसे कि बीच में एक बरामदा होता था, उसके साइड में कमरे होते थे और किन्हीं किन्हीं में तो ऊपर छत पे भी कमरे होते थे, सीढ़ियाँ भी होती थी। लेकिन कुछ घर जैसे कि जो कुछ पुअर लोगों के होते थे तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 कमरे या 2 से ज़्यादा कमरे होते थे और अधिकतर घरों में उनके खुद के वेल सप्लाई थी वाटर की और स्ट्रीट्स पे भी कुएं खुदे थे कि पब्लिक वाटर सप्लाई के वहाँ पे काम में आ सके। और यहाँ पर जो भी घर बना करते थे वहाँ पे लकड़ी के गेट और खिड़कियाँ का इस्तेमाल किया जाता था और इन लोगों का प्राइवेसी को लेकर एक अच्छा खासा कंसर्न था, इसीलिए कभी भी अपने घर के दरवाजे या खिड़कियाँ उस तरफ नहीं करते थे जहाँ पर मेन रोड हुआ करती थी। इसी से हमें इंडस वैली की सोशल लाइफ का भी पता लगता है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पे सिटाडेल हुआ करता था ऊपर पार्ट के लोग जहाँ पे कि ज़्यादातर बड़े घर मिल जाते हैं और एक होता था लोअर पार्ट, यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़े घर नहीं हुआ करते थे लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा घर होते थे और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सोसाइटी के बाकी के लोग रहते थे। और जबकि सिटाडेल में जो हाई क्लास लोग थे या फिर जो लोग अथॉरिटेटिव लोग थे वो लोग वहाँ पे रहा करते थे। अब हम इन लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेन जो ऑक्यूपेशन था सबका वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर था, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री था। लेकिन हम यहाँ की क्राफ्ट वर्क की बात करें तो अलग अलग हमें यहाँ पे क्राफ्ट देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो लोहे को पिघलाकर उसका कुछ बनाना हो या फिर ब्रोंज टेक्निक हो या फिर यहाँ की टेराकोटा इमेजेस क्यों ना हो। ये लोग फैशन को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते थे। इनके यहाँ पे लिपस्टिक भी बना करती थी, फेस पेंट भी बना करता था, नेल पेंट भी बना करता था और ये लोग ज़्यादातर ज्वेलरीज को वियर करते थे, ना केवल वुमेन बल्कि मेंस भी ज्वेलरीज को वियर करते थे। और इनकी जो पसंदीदा या ज़्यादातर ड्रेस होती थी वो कॉटन की ड्रेस होती थी। तो हम इनकी स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ मेन तौर पे हमें सील्स मिलती हैं या फिर कुछ पैम्पलेट टाइप का मिलता है जहाँ पे इनकी भाषा शैली लिखी रहती है। ये जो लैंग्वेज है इनमें कुछ लाइन्स राइट टू लेफ्ट और कुछ लाइन लेफ्ट टू राइट की तरफ भी लिखी जाती थी। इस लैंग्वेज में 400 से लेकर के 600 वर्ड्स हैं ऐसा माना जाता है। और इन लोगों की एजुकेशन का हम इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कितनी ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करते थे, इनका जो एक पूरा सिस्टम था वो कितना ज़्यादा बेटर था और साथ में इनकी अथॉरिटी कितनी ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। और विदाउट एजुकेशन ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो इनका एजुकेशन भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा रहा होगा। हमने पूरे अच्छी तरीके से इस चीज़ को देख लिया कि इनका एजुकेशन सिस्टम कैसा था या फिर ये लोग कितनी ज़्यादा हाइजीन को मेंटेन करते थे या फिर इनकी अथॉरिटेटिव क्लास कितनी ज़्यादा वेल एजुकेटेड और वेल एक सिस्टमेटिक तरीके से इनका पूरा वर्क चला करता था। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि ये सिविलाइजेशन एंड कैसे हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि इसका कोई भी एक क्लियर एविडेंस नहीं है या कोई एक क्लियर जवाब नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे आर्यन इन्वेजन थ्योरी को मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये सपोर्ट करना है कि यहाँ पे जो रिवर फ्लो करा करती थी उसने धीरे धीरे हड़प्पा से अपना कोर्स चेंज कर लिया, जिससे कि वो हड़प्पा से दूर हो गई और इन लोगों को इस जगह को छोड़ के कहीं और सेटल होना पड़ा। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर फ्लड आया, फ्लड के कारण सारा कुछ तहस महस हो गया, लेकिन अभी तक इसके कुछ भी क्लियर एविडेंस नहीं है हमारे पास।